नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी सरकार के सामने का नेटवर्क तो आपको दिखता रहता है। मोदी मीडिया रोज इसी नेटवर्क को दिखाती है, लेकिन पर्दे के पीछे का जो नेटवर्क है, जो गुजरात लॉबी का नेटवर्क है, जिस नेटवर्क का खुलासा जब राहुल गांधी ने किया तो सजा सुना दी गई। ये जो नेटवर्क है, इसको भीतर तक जानकर आप चौंक जाएंगे। और इस नेटवर्क को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात लॉबी का दावा है कि उस मुल्क पर अब वो 15-20 साल तक राज करते रहेंगे। अब बहरहाल गद्दी पर कब तक मोदी जी रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, तो जनता को तय करना है। जनता तय करेगी और बहुत जल्द तय करेगी 2024 में। लेकिन इससे पहले कि आज मैं नेटवर्क पर खुलासा करूं, मैं चाहता हूं दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। हो सकता है इस तस्वीर में जो चेहरा आपको दिखे उसको आप पहचानते भी हो। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हो सकता है कई लोग इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं उनको पहचानते हो। इनका नाम है हरीश साल्वे और आज की तारीख में ये हिंदुस्तान के उन वकीलों में से हैं जो सबसे ज्यादा फीस लेते हैं। बीजेपी के सबसे खास हैं, अमित शाह मोदी के सबसे खास हैं, गुजरात लॉबी के सबसे खास हैं, हर बड़े कॉरपोरेट के सबसे खास हैं। और बीजेपी जितने भी मुकदमे लड़ती, जहां जहां भाजपा की सरकार फंसती है, उसको बचाने के लिए हर अदालत में आपको हरीश साल्वे दिखेंगे। और शायद हरीश साल्वे आज की तारीख में मोदी के सबसे खास शख्स में से एक है। और शायद इसीलिए जो वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये जो कमेटी बनाई है, भारी भरकम कमेटी मोदी जी ने बनाई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिसमें अमित शाह हैं, उसमें एक और अहम सदस्य हरीश साल्वे। आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में हरीश साल्वे साहब की सरकार में, मोदी सरकार में तूती बोल रही है। अब 68 साल की उम्र में, जी हाँ, 68 ईयर्स, 68 साल की उम्र में हरीश साल्वे साहब ने अपनी जिंदगी की तीसरी शादी की, जो लंदन में हाल में हुई। अब वो तीसरी शादी कर रहे हैं या 5वीं शादी कर रहे हैं, खबर ये नहीं। खबर ये है कि इस शादी की पार्टी में उन्होंने जिन खास मेहमानों को बुलाया, उसमें एक मेहमान ऐसे थे जिसको लेकर आज देश भर में, हिंदुस्तान में, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर जगह सुबह से शाम तक चर्चा थी। क्योंकि वो शख्स एक भगोड़ा है जिसे देश की एजेंसियां पिछले 9-10 सालों से ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, जिसको गली गली खोजा जा रहा है। जी हां, मोदी सरकार जिसे खोज रही है वही शख्स जाम छलका रहा है इस सरकार के सबसे खास वकील के घर में, ललित मोदी। वही ललित मोदी जिसका नाम राहुल गांधी ने जब लिया तो सजा हो गई। हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। जी हाँ, ललित मोदी। अब ललित मोदी पिछले दिनों मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ उनको याच में देखा गया था। इस बार जब हरीश साल्वे के घर वो दिखे जाम छलकाते हुए, तो उनके साथ एक और नई दोस्त थी उनकी, उज्ज्वला राउत थी। सवाल उज्ज्वला राउत या सुष्मिता सेन या किसी एक्टर मॉडल का नहीं है कि आप मॉडल के साथ किसी शिप में हैं, आप बीच समंदर में। सवाल इस बात का है कि जिस शख्स को, जिस फिजिटिव को, जिस भगोड़े को इस देश की एजेंसियां रात दिन ढूंढ रही हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, उस कमेटी में जिसमें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिसमें अमित शाह हैं, उस कमेटी में जो हरीश साल्वे हैं, उनके साथ चीयर्स कर रहा है। जी हाँ, नेटवर्क समझिए, पर्दे के पीछे का नेटवर्क समझिए, गुजरात लॉबी का नेटवर्क समझिए, पर्दे के पीछे का नेटवर्क। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ हरीश साल्वे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, रामनाथ कोविंद के साथ बैठे हुए हैं,
और दूसरी तस्वीर में यही साल में ललित मोदी के साथ बैठे हुए हैं। इस देश की नीति निर्धारण का काम, जिसमें बहुत बड़ा नीति निर्धारण है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसके कमिटी में हरीश साल्वे है। इस देश में जब जब इस सत्ता पक्ष मुसीबत में आता है, सर्वोच्च न्यायालय या संविधान को समझना होता है, तो हरीश साल्वे की तरफ से इज्जत से देखते हैं। उन हरीश साल्वे को इस देश के भगोड़े को साथ में रखने के पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था। यह अपमान है मेरे देश के 143 करोड़ लोगों का, यह अपमान है मेरे प्रधानमंत्री जी का। तो दोस्तों, नेटवर्क तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पर्दे के पीछे का नेटवर्क, जो नेटवर्क गोदी मीडिया के चैनल आपको दिखाते नहीं, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पिछले 9 साल से ये जो ललित मोदी हैं, जिनको ईडी और कई एजेंसियां ढूंढ रही हैं, उनको अब तक हिंदुस्तान क्यों नहीं लाया जा रहा, जिनको सरकार देश नहीं ला पाई, जिनको सरकार हिंदुस्तान की अदालत नहीं ला पाई, वो सरकार के करीबी वकील के पार्टी में आ गए। उनको हरीश साल्वे अपनी पार्टी में ले आए, अपने घर में ले आए, जिसको ईडी देश की अदालत में नहीं ला पाई। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चंद सेकंड चाहूंगा थोड़ा सा ललित मोदी जी के बारे में थोड़ा बता दूं, जो लोग हमारे दोस्त नहीं जानते, थोड़ा सा रिकैप कर दूं। ललित मोदी आईपीएल के फाउंडर चेयरमैन थे। जो आपने लीग देखी जिसपे सबसे ज्यादा सट्टा होता है, इसकी शुरुआत ललित मोदी ने करी, और मोदी घराने के ये आप कह सकते हैं एक बड़े इंडस्ट्रीज के बेटे थे। उसके बाद जब उसमें घपले की शिकायतें आई कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स को लेकर, और ये पेमेंट्स करोड़ों खरबों रुपए के थे, उस वक्त बीसीसीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और उस इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि वाकई घपला ललित मोदी ने किया है। हालांकि उनका झगड़ा शशि थरूर से भी हो गया था, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि ललित मोदी ने भ्रष्टाचार किया, और कई किस्तों में किया। ये बीसीसीआई ने कहा, क्रिकेट बोर्ड ने कहा, और उसके बाद सरकार ने मामला ईडी को दे दिया और एजेंसियों को दिया, और ईडी ने उसमें जांच दर्ज करी, कार्रवाई शुरू की। ललित मोदी देश छोड़ के चले गए, इसीलिए उनको भगोड़ा कहा जाता है। जी हाँ, हिंदुस्तान से चले गए, लंदन में सेटल हो गए, भाग गए वहां से। और उसके बाद मोदी की सरकार आ गई 2014 में, और फिर क्या हुआ, नेटवर्क देख ही रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे कई नेटवर्क हैं, लेकिन एक नेटवर्क का मैं जरूर जिक्र करूंगा अगर आप मुझे चंद सेकंड देंगे। और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, और इस नेटवर्क को भी आप गोदी मीडिया में पर्दे पर देखते हैं। तो पर्दे के सामने जो नेटवर्क का चेहरा है वो ये साहब, गौतम अडानी, मोदी जी के सबसे खास दोस्त। और पर्दे के पीछे जो नेटवर्क है, जो दिखता नहीं है, उसमें ये साहब है, विनोद शांतिलाल अडानी। जैसे ललित मोदी लंदन में रहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहते, ऐसे विनोद अडानी भी कई मामलों में इनकी खोजबीन हो रही है। ये हिंदुस्तान में नहीं रहते, ये दुबई में रहते हैं, विनोद शांतिलाल अडानी। और अडानी साहब पर भी कई जांचें हैं, ईडी की जांच है, सेबी की जांच है, इसने चिट्ठी लिखी, डीआरआई ने चिट्ठी लिखी। पिछले 9.5 सालों में, जी हाँ, जब से मोदी जी आए हैं, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं है कि विनोद शांतिलाल अडानी की तरफ कोई आंख उठा सके। जी हाँ, पर्दे के पीछे का नेटवर्क यही है। और दोस्तों, आज का बिग क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, और जो सवाल है वो ये है कि जो सरकार इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई हो, और जिसने सौगंध खाई हो, संकल्प लिया हो, और घूम घूम कर जिसके प्रधानमंत्री ने देश के हर कस्बे में, शहर में, हर मंच पर, हर सभा में यह कहा होगा कि न खाने दूंगा न खाऊंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा। और आज की तारीख में भी मोदी जी यही ऐलान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर दूंगा। क्या वही सरकार भ्रष्टाचार के जो बड़े नेटवर्क थे, जो बिग नेटवर्क थे करप्शन के, उसके आगे झुक गई, नतमस्तक हो गई? और क्या 9.5 साल में ये मोदी जी का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज है, सबसे बड़ा समझौता है? मुझे लगता है इस सवाल पर 2024 के इलेक्शन का कहीं ना कहीं नतीजे का दारोमदार इसी पर है कि क्या मोदी जी ने करप्शन मिटाने की जगह बड़े नेटवर्क्स को, उनके आगे वो झुक गए, कंप्रोमाइज कर लिया, चलने दिया ऐसे नेटवर्क्स को, लुटा दिया देश के संसाधन को। बिगेस्ट कंप्रोमाइज ऑफ नरेंद्र मोदी, क्या यही है?
और मुझे लगता है कि टाइगर से बेहतर शायद ही इस सवाल की तह में कोई जा पाए। तो हम और टाइगर कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब ढूंढने में और आपके सामने देंगे कि क्या मोदी का सबसे बड़ा जो कंप्रोमाइज है वो ये है कि जो भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क थे उसके आगे वो झुक गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कि हरीश साल्वे अगर तीसरी बार शादी कर रहे हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो 5वीं शादी करें 68 साल की उम्र में, 78 साल की उम्र में वो 6ठी शादी करें, 88 साल की उम्र में करें, ये बहुत व्यक्तिगत मामला है और इस पे मुझे लगता है कि सबको आजादी होनी चाहिए। भले वो बीजेपी के सबसे बड़े वकील हों, वो भले ही वो मोदी जी के सबसे खास हो, लेकिन कितनी भी शादी करें ये उनका अपना पर्सनल लाइफ है और हम उस पर नहीं जा रहे कि कितनी उम्र में कौन कितना जवान है, हम उस पर बात नहीं करने जा रहे। जो जहां मुझे आपत्ति है टाइगर कि शादी में ठीक है नीता अंबानी को आपने बुलाया, टॉप मॉडल्स को आपने बुलाया, आपने लक्ष्मी मित्तल को बुलाया, खरबपति आदमी खरबपतियों को ही बुलाएगा, वो किसी कलावती को नहीं बुलाएगा खरबपतियों को। लेकिन जो सवाल है टाइगर मेरा ये कि उसी पार्टी में जाम छलकाते हुए एक शख्स था जिसको 9 साल से मोदी की एजेंसियां ढूंढ रही हैं, ललित मोदी। ये जो शख्स है जो हरीश साल्वे की पार्टी में है, एक वकील जिसको आप राष्ट्रपति के साथ, कोविंद के साथ, पूर्व राष्ट्रपति के साथ कमेटी में डालते हैं, जिनको हर बड़ी जिम्मेदारी आप दे रहे हैं कि साहब एक देश एक चुनाव, वो भी हरीश साल्वे तय करेंगे। महाराष्ट्र में अगर सरकार फंस गई भाजपा की, वो भी हरीश साल्वे तय करेंगे और वही ललित मोदी के साथ भी बैठेंगे। ये जो पर्दे के पीछे का नेटवर्क है टाइगर, क्या सरकार की नैतिकता पर ये जो तार जुड़े दिखाई देते हैं, क्या कहीं ना कहीं आंखें आपकी भी चौंधिया रही हैं? मुझे दीपक भाई इसमें कोई शक नहीं है, ना मेरी आंखें चौंधिया गई है, क्योंकि मैं इन सबको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये पर्दे पे आंसू छलकाते हैं और पर्दे के पीछे जाम। पर्दे पर मतलब सामने आंसू छलकाते हैं और पर्दे के पीछे जाम छलकाते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। पर्दे पे आंसू छलका के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर सत्ता में आते हैं और उस सत्ता का पूरा भोग गिने चुने लोगों को चढ़ाते हैं। जब सत्ता का भोग चढ़ेगा, जब ऐश्वर्य आएगा, तो अय्याशी भी होगी, जाम भी छलकाएंगे। जी, मेरा ऑब्जेक्शन उस पार्टी को लेके नहीं है। जी, वाइन या शराब पीना इंग्लैंड में हो सकता है कि ये सभ्य समाज का एक दर्पण भी हो, वहां सभ्य समाज का एक परंपरा हो, मैं उस पर नहीं जाता। मेरा वो वहां जाम छलकाने से ज्यादा मुझे ऑब्जेक्शन इस बात का है कि एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप इस देश के विभिन्न मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी ले जाते हैं। 143 करोड़ का ये भारत और इसका वकीली पत्र यदि किसी के पास है तो हरीश साल्वे जी के पास है। जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में वो जाते हैं भारत को रिप्रेजेंट करने और जीत के आते हैं तो सीना चौड़ा होता है। जी, और मेरा तो खास चौड़ा होता है। टाइगर यहाँ पर मैं यहाँ आपको टोकूंगा। टाइगर मैं यहाँ पर टोक रहा हूं। आप जिस जमीन से आते हैं, महाराष्ट्र की जिस जमीन से आते हैं, उसी जमीन से हरीश साल्वे भी आते हैं। उनके पिताजी एनकेपी साल्वे बड़े नेता, वो भी वहीं से आते हैं, नागपुर से, विदर्भ से, महाराष्ट्र से। आप भी वहीं जमीन से आते हैं। आप तो इस पूरे परिवार को जानते हैं 2-2, 3-3 पीढ़ियों से। जब आपने वीडियो देखा एनकेपी साल्वे का बेटा हरीश साल्वे, जिसको लोग कहते हैं आधुनिक अंबेडकर है, और सामने ललित मोदी खड़ा है जिसको एजेंसियां ढूंढ रही हैं, आपको कैसा लगा वीडियो देख के? मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा लगा एनपी के साल्वे के लिए। एनपी के साल्वे स्ट्रगल करके, वो कोई करोड़पति के बेटे नहीं थे, स्ट्रगल करके उन्होंने एक मुकाम पाया, बहुत अच्छे स्थिति पे पहुंचे। पूरा आज मुंबई का क्रिकेट बोर्ड है या सारा कुछ है, तो वो उनको कहीं ना कहीं मानता इस बात को। एनकेपी साल्वे हरीश साल्वे के पिताजी। और उनकी खासियत ये थी कि वो नैतिकता के पैमाने पे अपने आप को बहुत अच्छी तरह से आंकते थे। तब तो इतना दमदार विपक्ष भी नहीं था जब वो सत्ता में थे। मैं वाकया बताता हूं।
आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र के अब रिटायर्ड हो गए आनंद कुलकर्णी, उनके पीएस हुआ करते थे। मैं आनंद जी को मिलने गया, आनंद जी कहीं उलझ गए। आनंद जी, मैं यहाँ रिपोर्टिंग करता था तो मैंने सोचा, आनंद जी ने कहा चलो लंच करेंगे, वो कहीं उलझ गए किसी मीटिंग में। एनपे की वो सालवे साहब आ गए, उन्होंने वहां देखा, कसार तू ही थे। मैं मतलब कुलकर्णी नहीं बोला, मतलब कैसा है तू यहाँ पे? मतलब कुलकर्णी ने बुलाया था लंच के लिए। बोला वो तो अटक गया किसी मीटिंग में, अभी मैंने भेजा है किसी काम से, आ जाओ। उन्होंने अंदर कमरे में बुला के अपने साथ खाना खिलाया। हरीश साल्वे के पिता ने आपको बुलाया और लंच कराया। आज उनके बेटे को जो आप देख रहे हैं, मोदी जी के जो दोस्त हरीश साल्वे, मैं वही नहीं, उनकी पार्टी में भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़ी फीस लेते हैं, उनसे ज्यादा फीस देश में कोई नहीं लेता। पैसा कमाते हैं तो खर्चा भी करेंगे, लेकिन आप किसको साथ में रखते हैं? नैतिकता का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। एक तरफ इस देश में वन इलेक्शन वन नेशन, ये जो कमेटी बनी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, शायद पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए किसी राष्ट्रपति ने किसी कमेटी का अध्यक्ष पद लिया हो। ऐसे महत्वपूर्ण कमेटी में आप मेंबर हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ हरीश साल्वे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, रामनाथ कोविंद के साथ बैठे हुए हैं और दूसरी तस्वीर में यही साल्वे ललित मोदी के साथ बैठे हुए हैं। इस देश की नीति निर्धारण का काम, जिसमें बहुत बड़ा नीति निर्धारण नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके कमिटी में हरीश साल्वे है। इस देश में जब जब इस सत्ता पक्ष मुसीबत में आता है, सर्वोच्च न्यायालय या संविधान को समझना होता है, तो हरीश साल्वे की तरफ से इज्जत से देखते हैं। उन हरीश साल्वे को इस देश के भगोड़े को साथ में रखने के पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था। यह अपमान है मेरे देश के 143 करोड़ लोगों का, यह अपमान है मेरे प्रधानमंत्री जी का, और यह अपमान है एलकेपी साल्वे का भी। अगर एलकेपी साल्वे जिंदा होते तो ये कतई नहीं, ये इसके बारे में खुल के बोलते, क्योंकि वो आउटस्पोकन थे, वो आउटस्पोकन थे, वो इंदिरा जी के साथ थे, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने वाले नेताओं में नहीं। आपको लगता है कि जब साल्वे साहब ने कुलभूषण जाधव का जो मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान को शिकस्त दी और देश का जो सीना, और आप उस दिन बहुत खुश थे, आपको बहुत, मैंने उस दिन खुश देखा, आज आपको कैसा लग रहा है कि ये जो मयार था, ये जो किस ऊंचाई पे आदमी खड़ा था, ये क्या निकला पर्दे के पीछे? मुझे पर्दे के पीछे ये लोग इतने छोटे क्यों निकलते हैं टाइगर? पैसा हो सकता है, ललित मोदी उनके क्लाइंट हो सकता है ललित मोदी उनके क्लाइंट हो। जी, मेरे इस देश के एक बहुत बड़े वकील से बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, जेठमलानी जी से बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, 1 to 1 था। मैं उस महान व्यक्ति के चरण छूता था जब भी मिलता था तो, और वो सर पे हाथ रख के मुझे कहते थे कि और शेर कैसा है तू बोलता है। He was proud of me and I was proud of him to be that I know him। जी, उन्होंने जब एक व्याभिचारी का मुकदमा लिया आसाराम बापू का, जी, तब मैंने बोला यू मेड अ मिस्टेक। अच्छा, ये आपने कहा जेठमलानी से? मैंने बोला दादा आई एम सॉरी, आई एम टू स्मॉल। आज आप गलती कर गए, आप किसके साथ खड़े? मुझे आज मुझे लोग पूछते हैं, जब हम आपकी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या व्याभिचारी का मुकदमा, तो उनकी बोलने की टर्न, यू डोंट नो दैट sometime it happens, somebody has promised him and then I was involved into that, I also realized that, come on now, it will not happen again। अगर जेठमलानी ने गलती मानी आपसे कि दोबारा नहीं होगा। यस, चलिए ठीक है, जेठमलानी की बात साल्वे के साथ मेरे संबंध होते बातचीत के, तो आज मैं उनको मैसेज करके बोलता था कि दिस वाज नॉट डन, अगर वो जीवित होते। टाइगर, मैं दूसरी सवाल पे आ रहा हूं। आज ये जो पूरा वीडियो जो है ये ट्रेंड कर रहा है, और ये वीडियो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ तक हरीश साल्वे की बात है, मोदी सरकार की बात है, और मोदी जी हो या अमित शाह, उनसे किसी से कोई व्यक्तिगत मामला हम लोगों का है नहीं, लेकिन जब इतने बड़े ओहदे पर कोई हो और उसका जो मयार इतना गिरता हुआ नीचे देखते हैं, उसको इतना नीचे नजरों से जब गिरते हुए देखते हैं तो तकलीफ होती है कि देश कहां जा रहा है। आज चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा में मैं देख रहा था ट्विटर पे, आजकल के जो बच्चे हैं वो लिख रहे हैं कि जिस आदमी को 9 साल मोदी सरकार हिंदुस्तान नहीं ला पाई, उस आदमी को हरीश साल्वे अपनी पार्टी में ले आए। ये चर्चा है। आपको लगता है कि क्या हरीश साल्वे को चाहिए था कि वो ललित मोदी को कन्विंस करते और कहते कि जो आपके खिलाफ मुकदमे
आप भारत जाइए और वहां जाके वो मुकदमे लड़िए, मैं आपके मुकदमे लड़ूंगा। लेकिन बजाय उनको एजेंसियों को सौंपना, एजेंसियों को सौंपना। यदि हरीश साल्वे को ये लगता है कि वो पाक साफ इंसान है, एक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है, तो हरीश जी से बड़ा वकील तो हो नहीं सकता। वो उनको ले आते, सरेंडर करवाते और छुड़वाते। सीना चौड़ा होता कि कोई अपने अपने दोस्त के लिए करता भी है, लेकिन वो भगोड़ा है। अब आज मेरा एक सवाल है दीपक जी, एक आम आदमी, सामान्य आदमी जो सत्ता के गलियारों में नहीं घूमता, एक किसान है या ये कोई दुकानदार है या ऑटो चलाने वाला है, वो जब ये सुनता है और देखता है तो उसको क्या लगता है पता है जी, कि इस देश का मुजरिम जिसके ऊपर इतनी सारी केसेस हो, जो लंदन में भगोड़ा बन के बैठा हो, वो इंडिया के बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ अफेयर करने की बात करता हो, जिसका मिजाज अय्याशी सरी दूर दिखता है अलग अलग रिपोर्ट से जी, वो आदमी अभी भी भारत सरकार के हाथ के बाहर इसलिए तो नहीं है क्योंकि भारत सरकार के ये खास हरीश साल्वे उसके दोस्त है। क्या हरीश साल्वे उसका सुरक्षा कवच है? ये सवाल वो उठा सकता है। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ये सवाल उठे तो आप, मैं, लोग पत्रकारों को पूछते हैं कि भाई तुमको तो पता होता है, वानखड़े जी आपको तो पता है जी, आप तो बहुत सारी स्टडी करते हैं। आज यदि मेरे ड्राइवर ने ये सवाल मुझे पूछा तो मेरे पास क्या जवाब है देने के लिए, बताइए आप मुझे। क्या उसके इस सवाल में सत्यता नहीं दिखती? जी, जो आदमी हरीश जी के यहाँ आके उसके शादी में एक मॉडल के कमर में हाथ डाल के जाम छलका सकता है, वो उसके कमर तक भारत सरकार का हाथ क्यों नहीं जाता? कौन बीच में रुका हुआ है? वो कौन सा दरवाजा है जो खुलता नहीं? उस दरवाजे की चाबी किसके पास है? क्या यही पीछे का सर्कल यही है? क्या ललित मोदी इज अ पार्ट ऑफ द बैकरूम ऑपरेशन बिहाइंड द कर्टन्स नेटवर्क? मैं आगे बढ़ता हूं टाइगर। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विनोद शांतिलाल अडानी की है। विनोद शांतिलाल अडानी, ये गौतम भाई अडानी के बड़े भाई हैं। ये दुबई में रहते हैं, कभी सिंगापुर में रहते हैं। दुनिया भर के अखबार, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हो, सब इस शख्स के बारे में लिख रहे हैं। और फिर नया खुलासा विनोद अडानी के बारे में हुआ और ये आदमी भी चकमा देकर कहीं ना कहीं एजेंसियों से छुपा हुआ है। विनोद शांतिलाल अडानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये जो खरबपति लोग हैं, खरबों रुपए जिनके पास है, क्या पैसे का कवच है? क्या बड़े बड़े वकीलों का कवच है जो हम देख रहे थे आज तस्वीरों में? आखिर ऐसी क्या बात है कि इंसान अगर खरबपति हो जाता है तो मोदी सरकार कुछ कर नहीं पाती, संजय मिश्रा कुछ बिगाड़ नहीं पाते? ऐसा क्या है विनोद शांतिलाल अडानी में? ऐसा क्या है टाइगर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ये खरबपति है। मैंने आपको पहला मेरा स्टेटमेंट क्या था? पर्दे पे आंसू छलकते हैं और पर्दे के पीछे जाम छलकते हैं। पर्दे के सामने जो छलकते हुए आंसू आपको सत्ता में बिठाते हैं और सत्ता का उपभोग, सत्ता का मक्खन जब आप इन बिल्लियों को खिलाओगे, इन कुत्तों को खिलाओगे, तो ये तो मोटे बुलडॉग बनके तो सामने रहेंगे ना। कौन है मोदी? कौन है अडानी? क्या अडानी का इतिहास है? अडानी का इतिहास सरकार का वरदहस्त चौक से क्यों नहीं जा सकती? हम आतंकी शिविरों को ढूंढ सकते हैं, अंदर घुस के पाकिस्तान को मार सकते हैं। इंग्लैंड में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की वाई वाई होती है। सारा इंग्लैंड यानी प्रधानमंत्री के बारे में बीबीसी थोड़ी बहुत एक गलत खबर चलाती है, ऐसे प्रधानमंत्री कहते हैं या पीएमओ कहता है, तो उसकी निर्भत्सना प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जी, इतने अच्छे संबंध है, क्यों नहीं इनको हथकड़ी लगा के लाना? ये हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का चूना लगा के गए, हजारों करोड़ का, ये टैक्स पेयर्स मनी है, किसी के बाप का पैसा नहीं। ये हमारे 143 करोड़ लोगों के गुनहगार हैं। मात्र आपके दोस्त होने की वजह से कोई गुनहगार का गुनाह कम नहीं होता। जी, लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। क्या यह सरकार करप्शन पे पूरी तरह फेल हुई है और इस इलेक्शन में पब्लिक हिसाब करेगी?
लोग समझ गए। दीपक जी, आप प्रधानमंत्री जी को ध्यान से सुना कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को खुद खिलाऊंगा, ये उन्होंने नहीं कहा था कि मैं उसका नहीं मतलब खिलाऊंगा। ये था। उसका मतलब ये था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा। खिला रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हाथ में आ जाए। जैसे ही भ्रष्टाचारी हाथ में आ जाते हैं, वो उनको अपने टीम में मिला देते हैं, मंत्री पद देते हैं, अपने पार्टी में एक ओहदा देते हैं, ताकि उसे ट्यूशन ली जाए, ये फैकल्टीज है। आ जाइए। क्या पब्लिक समझ रही है? पब्लिक समझ रही कि नहीं? पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। जी जी। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि जहां महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त लोग जो हैं वो जो है आंसू छलका रहे हैं, वहीं पर जो गुजरात लॉबी से जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वहां पर हम देख रहे हैं कि जाम छलकाए जा रहे हैं, और वो भी भगोड़ों के साथ मिलकर। ये बाकी देश किस तरफ आगे जा रहा है, मुझे लगता है कि 2024 में कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता सोचेगी कि क्या कितना अंतर है करनी और कथनी में। पर्दे पर जो दिख रहा है और पर्दे के पीछे जो दिख रहा है, उसमें कितना अंतर है। और मैं फिर एक सवाल कहूंगा कि जिस आदमी को, जिस भगोड़े को सारी एजेंसियां देश की नहीं ला पाई, उसको हरीश साल्वे, मोदी जी के जो सबसे खास वकील, अपनी पार्टी में ले आते कितनी आसानी से। बहरहाल टाइगर, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी हिम्मत और हौसलों के साथ जो आज बातें रखी। मुझे लगता है कि हरीश साल्वे भी अगर इसको सुन रहे होंगे, क्योंकि आप उनके पिताजी के मित्र थे, आपने उनके पिताजी के साथ लंच किया मित्र था, नहीं, आपको बुरा लगा। बहुत छोटा था उनसे, मैं उनको रोल मॉडल मानता था। एनकेपी साल्वे जी। तो जिस एनकेपी साल्वे को आप रोल मॉडल मानते थे, उनके बेटे को आज जब आपने भगोड़े के साथ देखा था, तो आपको दुख हुआ होगा। मैं आपके सेंटीमेंट समझ सकता हूँ, इमोशन समझ सकता हूँ, बट आप आए, आपने हिम्मत और साफगोई से बात रखी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।